Assalamualaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the biology for grade 11. आज का हमारा टॉपिक है साइटोस्केलेटन. What are cytoskeleton? The term cytoskeleton is generally applied to three different kinds of fibrous structures. साइटोस्केलेटन की जो टर्म है वो तीन मुख्तलिफ किस्म के फिब्रियस स्ट्रक्चर्स के लिए अप्लाई की जाती है. ये ऐसे फिब्रियस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस से स्टार्ट हो रहे होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैले हुए होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर. और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं होते. तो इन फाइबर्स में हमारे पास शामिल है माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. यानी इसका मतलब ये है कि ये तीन तरह के जो फाइबर्स हैं ये मिलके जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन. तो सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोफिलामेंट्स किस तरह के होते हैं. माइक्रोफिलामेंट्स आर आल्सो नोन एज एक्टिन फिलामेंट्स. माइक्रोफिलामेंट्स को हम एक्टिन फिलामेंट्स भी कहते हैं. उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर एक्टिन पाया जाता है, इसीलिए हम माइक्रोफिलामेंट्स को एक्टिन फिलामेंट्स भी कहते हैं. अगर हम इनका साइज़ देखें तो इनका जो साइज़ है, जो कॉन्टैक्टाइल फाइबर्स हैं, इनका जो साइज़ है वो 7 नैनोमीटर इनका डायामीटर होता है. और माइक्रोफिलामेंट्स बंडल्स की फॉर्म में या फिर नेटवर्क की फॉर्म में पाए जाते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स. स्ट्रक्चर, अगर हम माइक्रोफिलामेंट्स के स्ट्रक्चर को देखें तो माइक्रोफिलामेंट्स जिनको हम एक्टिन फिलामेंट्स भी कहते हैं, उसके अंदर दो तरह की चेन्स होती हैं. ग्लोबुलर एक्टिन की, यानी कि वो ग्लोबुलर एक्टिन मोनोमर्स से मिलके बने होते हैं. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारे पास मोनोमर्स हैं ग्लोबुलर एक्टिन के. तो ये मोनोमर्स मिलके एक पूरी चेन बना देते हैं जिसको हम ग्लोबुलर एक्टिन की चेन कहते हैं. तो इस चेन में ये आपस में हेलिकल मैनर में हेलिक्स की तरह एक दूसरे के गिर्द ट्विस्ट हुए होते हैं. तो और इस चेन को हम कहते हैं फिब्रियस और फिलामेंटियस चेन, यानी कि एफ एक्टिन. और इसके अलावा माइक्रोफिलामेंट्स के स्ट्रक्चर के अंदर ट्रोपोमायोसिन की दो तरह की चेन्स होती हैं. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये हमारे पास ट्रोपोमायोसिन की एक चेन है और ये दूसरी चेन है. तो ट्रोपोमायोसिन की जो दो चेन्स होती हैं वो एक्टिन फिलामेंट के अराउंड जो है वो ट्विस्ट हुई होती हैं. ये हमारे पास ग्रीन कलर का ये एक्टिन फिलामेंट है, उसके ऊपर ये ट्रोपोमायोसिन की दो चेन्स उसके इर्द गिर्द ट्विस्ट हो रही हैं. इसके अलावा माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं ट्रोपोनिन. तो ट्रोपोनिन जो प्रोटीन है वो भी इसमें माइक्रोफिलामेंट्स के स्ट्रक्चर में ट्रिपलेट्स की फॉर्म में होती है. ट्रिपलेट्स का मतलब ये है कि ट्रोपोनिन जो प्रोटीन है वो हमेशा 3 मोनोमर्स से मिलके बनी होती है. तो 3 मोनोमर्स मिलके ट्रोपोनिन का एक ट्रिपलेट स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि डिफरेंट इंटरवल्स पर, यानी थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद आपको एक ट्रोपोनिन की प्रोटीन नज़र आती है. लोकेशन ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स. अगर हम माइक्रोफिलामेंट्स की लोकेशन को देखें तो माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे होते हैं. इनकी पोजीशन ये है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नीचे होते हैं. और इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि वो साइटोप्लाज्म की जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं. उसको किस तरह से कंट्रोल कर रहे होते हैं? क्योंकि माइक्रोफिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं. तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी की वजह से साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं. इसके अलावा ये मसल सेल्स के अंदर भी पाए जाते हैं और कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जिनके अंदर माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, बंडल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं. तो माइक्रोफिलामेंट जब मसल्स के अंदर बंडल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं तो इनको मायोफिब्रिल्स कहते हैं. और मायोफिब्रिल्स की फॉर्म में ये क्या करते हैं? सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, जिसकी वजह से मसल्स के अंदर मूवमेंट हो सकती है. साइटोस्केलेटन की सेकंड फॉर्म है माइक्रोट्यूब्यूल्स. Microtubules are small hollow cylinders about 25 nanometer in diameter and 0.2 से 25 micrometer in length. माइक्रोट्यूब्यूल्स एक स्मॉल होलो सिलेंडर्स इनकी शेप होती है. और अगर हम इनका साइज़ देखें तो इनका जो साइज़ है वो 25 नैनोमीटर इनका डायामीटर होता है. और इनकी जो लेंथ है वो 0.2 से लेके 25 माइक्रोमीटर तक होती है.
स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर्स की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो एक ख़ास किस्म की प्रोटीन से मिलके बनी होती है जिसको हम कहते हैं ट्यूबुलिन। यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को कहते हैं ट्यूबुलिन। और ट्यूबुलिन जो प्रोटीन है वो हमेशा डाइमर की फॉर्म में होते हैं। डाइमर का मतलब ये है कि इसके अंदर दो तरह के सब यूनिट्स होते हैं। एक होती है इसके अंदर अल्फा ट्यूबुलिन और दूसरी होती है बीटा ट्यूबुलिन। तो दो तरह के सब यूनिट्स होते हैं, एक अल्फा सब यूनिट और दूसरा बीटा सब यूनिट। तो ट्यूबुलिन में जो डाइमर्स होते हैं वो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं और बिल्कुल लीनियर, बिल्कुल सीधे अरेंजमेंट इनकी हुई होती है, बिल्कुल स्ट्रेट इनकी अरेंजमेंट होती है जिसको हम लीनियर अरेंजमेंट बोलते हैं। और ये जो पेयर्ड फिलामेंट्स हैं वो आपस में कॉइल हो जाते हैं, ट्विस्ट हो जाते हैं और कॉइल और ट्विस्ट होके एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। और अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। प्लांट सेल्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली डिस्पर्स हुए होते हैं, यानी कि फैले हुए होते हैं। तो जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो ये जो फैले हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं ये ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज होके एक स्पिंडल शेप का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं माइटोटिक अपरेटस। और माइटोटिक अपरेटस की वजह से डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसके अलावा एनिमल सेल्स के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स, सिलिया, फिलिजेला और बेसल बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं। साइटोस्केलेटन की थर्ड फॉर्म है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर 10 to 10 nanometer in diameter, intermediate in size between actin filaments and microtubules. इंटरमीडिएट फिलामेंट साइटोस्केलेटन के अंदर ऐसे फाइबर्स हैं जिनका डायामीटर 8 से लेके 10 नैनोमीटर तक होता है और इनका जो साइज़ है वो माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बिल्कुल मिड में आता है। यही रीज़न है कि हम इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखें तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एक बेसिक प्रोटीन सब यूनिट से मिलके बने होते हैं। उस प्रोटीन का नाम है वाइमेंटिन। और वाइमेंटिन के जो सब यूनिट्स होते हैं वो आपस में मिलके एक चेन या फिर स्ट्रिंग्स बना देते हैं और बिल्कुल इनके अंदर लीनियर अरेंजमेंट होती है, मतलब इसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट अरेंजमेंट होती है चेन्स के अंदर। और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो के अंदर 3 तरह की वाइमेंटन की चेन्स होती हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में आपको रेड कलर से वाइमेंटन की चेन शो हो रही हैं, तो वाइमेंटन की जो है आपको 3 तरह की चेन्स जो है वो नज़र आ रही हैं। और ये जो 3 तरह की चेन्स हैं ये आपस में ट्विस्ट हो जाती हैं। इस तरह से ये ट्विस्ट होती हैं कि इनके दरमियान में कोई भी खाली जगह बाकी ना रहे। लोकेशन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। दे यूजली फॉर्म अ नेटवर्क इन द साइटोप्लाज्म। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर ये बिल्कुल एक नेटवर्क की फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं जो आपको बिल्कुल नेटवर्क की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। तो नेटवर्क की फॉर्म में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। नेक्स्ट सेलुलर ऑर्गेनेली जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे वो है सिलिया एंड फिलिजेला। सिलिया एंड फिलिजेला आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द सेल्स। सिलिया और फिलिजेला सेल्स की सरफेस पे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं और ये जो प्रोजेक्शंस होती हैं इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है सिलिया और फिलिजेला का वो बिल्कुल सेम होता है। लेकिन अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो इनका डिफरेंस साइज़ में हो सकता है। साइज़ में इस तरह से कि सिलिया का साइज़ छोटा होता है, फिलिजेला का साइज़ बड़ा होता है। इसके अलावा इनका जो डिफरेंस है वो नंबर में हो सकता है। फिलिजेला का जो नंबर है वो कम होता है, उनकी क्वांटिटी कम होती है और सिलिया का जो नंबर है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा इनकी मूवमेंट का पैटर्न डिफरेंट होता है। सिलिया में मूवमेंट का पैटर्न और तरह का होता है और फिलिजेला में डिफरेंट होता है। इसी तरह से फिलिजेला जो है वो लॉन्गर होते हैं, लंबे होते हैं फिलिजेला और इनका जो नंबर है वो कम होता है, वो 1 से लेकर 4 तक हो सकते हैं। ये फिलिजेला 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे या 4 होंगे, इससे ज़्यादा फिलिजेला
नहीं होगा। तो फ्लैजेला के अंदर जो मोशन होती है वो इंडिपेंडेंटली होती है, यानी एक फ्लैजेला की मूवमेंट दूसरे फ्लैजेला की मूवमेंट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर हम सिलिया को देखें तो सिलिया की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, छोटे छोटे फॉर्म में होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं और इनका साइज़ जो है वो शॉर्ट होता है। और जो इनमें जो बीटिंग होती है वो दो तरह से होती है, या तो इनकी बीटिंग इस तरह से होती है कि एक रो में जितने भी सिलिया हैं वो बारी बारी बीट करेगी, यानी एक सिलिया ने बीट किया उसके बाद दूसरा बीट करेगा, तीसरा बीट करेगा, एक ही रो में सब बारी बारी बीट करें। या फिर इनमें जो दूसरी मूवमेंट है वो इस तरह से होती है कि एक रो के अंदर जितने भी सिलिया हैं वो एक साथ मूव करेंगे, फिर दूसरी रो में जितने सिलिया हैं वो एक साथ मूव करेंगे। तो इस तरह से सिलिया में जो है वो दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया और फ्लैजेला के स्ट्रक्चर को हम देखें तो सिलिया और फ्लैजेला जो है वो बेसल बॉडी से इनका जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट हो रहा होता है, और जो बेसल बॉडी है वो साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड होती है, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। और सिलियम और फ्लैजेला के अंदर एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिनोम पाया जाता है, और ये जो एक्सिनोम है इसको साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शीट के ज़रिए इसको इनक्लोज किया जाता है। और इसके अलावा एक्सिनोम के अंदर 11 तरह की लॉन्गिट्यूडनल माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं, जिसको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। एक्सिनोम के अंदर 11 जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जिनको हम माइक्रोफिब्रिल्स भी कहते हैं। तो इन माइक्रोट्यूब्यूल्स में से जो 9 माइक्रोफिब्रिल्स है वो पेरिफेरल होती हैं। पेरिफेरल का मतलब ये है कि वो किनारे पे होती हैं। तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो पेरिफेरल हैं, वो किनारे पे होती हैं, बिल्कुल किनारे पे पाई जाती हैं। और इनमें से जो 2 हैं वो बिल्कुल सेंटर में होती हैं, और ये बिल्कुल सिंगल होती हैं, ये पेयर्स की फॉर्म में नहीं होती। जो किनारे पे होती हैं वो तो पेयर्स की फॉर्म में होती है, लेकिन जो सेंट्रल 2 जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो बिल्कुल सिंगल होती हैं। तो जो सेंट्रल फिब्रिल्स हैं उनको एक सेंट्रल शीथ के ज़रिए उनको इनक्लोज किया जाता है, और जो 9 पेरिफेरल माइक्रोफिब्रिल्स हैं यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो इस सेंट्रल शीथ के गिर्द एक रिंग की तरह का स्ट्रक्चर बनाती हैं। और पेरिफेरल माइक्रोफिब्रिल्स जो हैं वो 2 तरह के सब फाइबर्स से मिलके बनी होती हैं, यानी इसको हम डबलेट भी कहते हैं। इसमें 2 तरह की ट्यूब्स होती हैं, पेयर्स की फॉर्म में होती हैं। जो इनर वाली ट्यूब होती है वो कंप्लीट होती है, उसका जो रिंग का जो शेप है वो बिल्कुल कंप्लीट होती है, लेकिन जो आउटर सब फाइबर है उसकी जो शेप है वो सी की तरह की शेप होती है, सी शेप्ड होते हैं, उसमें रिंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता। तो इनर सब फाइबर में जो 2 आर्म्स हैं वो डाइनिन प्रोटीन से मिलके बनी होती हैं, और उधर से एक रेडियल स्पोक जो है वो उसमें से हर ट्यूब के अंदर से एक रेडियल स्पोक जो है वो निकल रहा होता है। ये रेडियल स्पोक एक्सटेंड करता है सेंट्रल शीट तक ये एक्सटेंड कर रहा होता है। और सिलियम और फ्लैजेला में जो बेसल बॉडी है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है उस, और बेसल बॉडीज़ के अंदर जो है वो सर्कुलर जो अरेंजमेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की वो सेम होती है सेंट्रियोल्स की तरह। जिस तरह सेंट्रियोल्स में ट्रिपलेट्स की फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट होती है, इसी तरह से बेसल बॉडीज़ के अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट होती है। मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया और फ्लैजेला के अगर हम मूवमेंट को देखें तो सिलिया और फ्लैजेला के अंदर 2 तरह की माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट्स होते हैं, यानी कि डबलेट्स की फॉर्म में होते हैं। एक को इन्होंने नाम दिया ए का और दूसरा को नाम दिया बी का। तो 2 तरह की जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो मिलके डबलेट बनाती हैं जो सिलियम और फ्लैजेला के अंदर पाई जाती हैं। और इसमें जो बेंडिंग होती है वो प्रोटीन नोब्स के ज़रिए होती है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स के साथ अटैच हुई होती है, जिसको हम डाइनिन आर्म्स भी बोलते हैं। और जब एटीपी से ये एनर्जी को यूज़ करते हैं तो डाइनिन आर्म्स क्या करते हैं, उनके जो एडजेसेंट में जो डबलेट होता है उसके जो करीब जो डबलेट होता है उसको ग्रैब कर लेते हैं। डाइनिन आर्म के ज़रिए जो करीब वाला जो डबलेट होता है उसको ग्रैब कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, और उसके ऊपर जो है एक स्लाइडिंग फोर्स, उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। जैसे उसमें जो वॉकिंग की जो मूवमेंट होती है वो स्टार्ट होती है, तो वो डबलेट के ज़रिए डाइनिन के ज़रिए उसके ऊपर जो है वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं अपने करीब वाले डबलेट के ऊपर। तो ये जो डबलेट्स हैं ये आपस में क्रॉस लिंक्स के ज़रिए जुड़े होते हैं। अगर ये क्रॉस लिंक के ज़रिए जुड़े हुए नहीं होंगे तो जो वॉकिंग का एक्शन होगा उससे क्या होगा, एक जो डबलेट है एक डबलेट जो है वो दूसरे डबलेट के ऊपर स्लाइड करेगा। तो इस तरह से जो माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो बेंड करते हैं।
effective and recovery stroke. In 1955, it was suggested that the movement of cilia is due to the sliding of double fibrils in two groups, one after the other. 1955 में ये सजेस्ट किया गया था कि सिलिया के अंदर जो मूवमेंट होती है वो डबल फिब्रिल्स की स्लाइडिंग की वजह से होती है। ये डबल फिब्रिल्स क्या करते हैं, वो दो ग्रुप्स में एक दूसरे के बाद जो है वो स्लाइड करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो 9 डबल फिब्रिल्स जो कि पेरिफेरल 9 डबल फिब्रिल्स होते हैं, उनमें से जो 9 में से 5 डबल फिब्रिल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो सिलिया है वो बेंड कर जाते हैं और सिलिया शॉर्ट हो जाते हैं। तो इस फेज को हम कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक या फिर पावर स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ये सिलिया बेंड कर रहे हैं और बेंड करके ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और जो सिलिया जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं। तो इसको हम पावर स्ट्रोक कहते हैं और इफेक्टिव स्ट्रोक कहते हैं। और बाकी के जो 9 डबल फिब्रिल्स में से जो बाकी के जो 4 डबल फिब्रिल्स रह जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें जो सिलिया है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो इस फेज को हम कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक। तो ये थी सिलिया के अंदर मूवमेंट। अगर हम अब फ्लैजेला के अंदर देखें कि फ्लैजेला के अंदर मूवमेंट किस तरह से होती है, तो फ्लैजेला के अंदर जो मूवमेंट होती है वो वेव्स की फॉर्म में होती है, यानी ऊपर नीचे इस तरह से इसकी वेव्स की फॉर्म में मूवमेंट होती है। और जो वेव्स की फॉर्म में इसकी जो मूवमेंट होती है वो फ्री एंड से अटैच वाली जगह से स्टार्ट होती है और फ्री एंड की तरफ जाती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये इसकी अटैच वाली साइड है फ्लैजेला की और ये इसकी फ्री वाली साइड है। तो ये जो वेव स्टार्ट होती है वो अटैच वाली साइड से स्टार्ट होती है और वो फ्री वाली साइड पे जाती है वेव्स की फॉर्म में। और वेव्स की फॉर्म में जो फ्लैजेलर मूवमेंट है, इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास ह्यूमन स्पर्म्स की। ह्यूमन स्पर्म जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाते हैं फ्लूइड मीडियम में से होते हुए, तो उनके अंदर जो मूवमेंट होती है वो फ्लैजेलर मूवमेंट होती है। I hope students you have gained the concept of cytoskeleton and cilia and flagella. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.